हाय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। आज हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 राजनीतिक दल। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक दल। तो आज हम दल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वही दल जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सारे दल के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार बेसिक से समझते हैं कि राजनीतिक दल होते क्या है। ठीक है, तो लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से ये काम करती है। तो भैया सिंपल सी बात है, इन राजनीतिक दल का काम क्या होता है? किसी भी पार्टी का भाई क्या काम होता है? चुनाव लड़ने का। पहला काम क्या होगा? चुनाव लड़ने का। दूसरा, सरकार में सत्ता, शक्ति भी तो चाहिए भैया, कुर्सी भी तो चाहिए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो राजनीतिक दल है वो काम करती है, उनका मेन लक्ष्य क्या है, मेन मोटिव क्या है, जनता के हित में कितना काम करती है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। एक राजनीतिक पार्टी लोगों को इस बात का भरोसा दिलाती है कि उसकी जो नीतियां हैं, भाई हर एक राजनीतिक दल की कुछ नीतियां, कुछ पॉलिसी होती है, अन्य पार्टी से क्या बेहतर है, खुद को ऐसा बताती हैं वो। जैसे पार्टी ए पार्टी बी से ये बोले कि जनता के सामने कि हम हमारी जो नीतियां हैं, हमारी जो पॉलिसीज है, जो हमारे जनता के प्रति जो एजेंडा है वो बहुत अच्छा है इन पार्टी के अकॉर्डिंग, ताकि अगली बार आप उस पार्टी को समर्थन दो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो चुनाव जीतने की कोशिश करती है ताकि अपनी नीतियों को लागू कर सके। पहले क्या करती हैं? जनता के सामने वो अपनी नीतियां रखेंगी और इसी नीतियों के सहारे वो जनता से क्या मांगेगी? वोट मांगेगी। और वही जब वो जीतती है तो वो तो फिर उनकी मर्जी है भाई, उस नीतियों के ऊपर लागू भी कर सकती है और फिर नहीं भी लागू कर सकती, क्योंकि कोई कोई पार्टी तो भाई झूठ बोलती है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन मेन मकसद इनका यही होता है कि नीतियों को लागू करना जीतने के बाद। ठीक है, राजनीतिक दल के घटक क्या होते हैं? तो भैया उसमें एक नेता होता है, सक्रिय सदस्य होते हैं और उनके क्या होते हैं? समर्थक होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। ये कोई बीजेपी का होता है समर्थक, कोई बीजेपी के बहुत सारे नेता होते हैं, कोई आम आदमी पार्टी का नेता होता है, समर्थक होते हैं। तो हमने देखा लोगों में भी विभाजन है। तो कोई बीजेपी सपोर्टर, कोई आम आदमी पार्टी सपोर्टर का है, तो कोई कांग्रेस का सपोर्टर, कोई बहुजन समाज पार्टी का समर्थक। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो लोगों का भी विभाजन इसी प्रकार से है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? भाई किसी भी दल का काम क्या होता है? सबसे पहले तो भाई हाँ, यहाँ पर चुनाव लड़ना है, पहला काम। दूसरा, नीतियों और कार्यक्रम को क्या करना? मतदाता के सामने रखना कि ये देख लो जी, हमारा मैनिफेस्टो है और इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, हम जीतेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। तरह तरह की उनके पास नीतियां होती हैं और जीतने के बाद इनके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, जब जीतती है तो भाई कानून बनाती है कि नहीं बनाती है, सरकार बनाने का काम, सरकार चलाने का काम, विरोधी पक्ष की भूमिका भी निभाती है। अब भैया हर पार्टी तो जीत नहीं सकती, एक पार्टी जीतेगी तो दूसरी पार्टी हारेगी। वही विपक्ष का भी विपक्ष का भी जो रोल है वो निभाती है। मुद्दे को उठाना, है ना, आंदोलन की शुरुआत करना, कल्याण कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना। भाई कल्याण कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना, जनमत का निर्माण करना, है ना। तो यहाँ पर हम जनमत का निर्माण करते हैं। जैसे कि पार्टी के कार्यकर्ता जो पूरे देश में क्या करती है? फैल कर अपने मुद्दों से जनता से क्या करवाती है? अवगत करवाती है। ठीक है, तो चलिए आगे। हमने देख लिया चुनाव लड़ना। तो चुनाव लड़ने में क्या क्या है? राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। एक पार्टी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवार को चुनाव भी मैदान में उतारती है। अलग अलग क्षेत्र में तुमने देखा होगा कि यहाँ इस क्षेत्र से ये खड़े हैं बीजेपी के, इस क्षेत्र से ये आम आदमी पार्टी के हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नीति बनाना। हर राजनीतिक पार्टी जनहित को लक्ष्य में रखते हुए अपनी क्या बनाती हैं? नीतियां बनाती हैं। वो अपनी नीतियों को, कार्यक्रम को जनता के सामने रखती है और फिर बाद में उसी के सहारे वो चुनाव लड़ती हैं और बाद में जीतने के बाद इस पर कार्य करती हैं। हम जानते हैं कि विधायिका में समुचित बहस के बाद ही कोई कानून बनता है। तो भैया जो भी विधायिका में लोग होते हैं वो राजनीतिक दल से ही तो आते हैं जीतने के बाद। विधायिका के ज्यादातर सदस्य राजनीतिक पार्टियां के सदस्य होते हैं, इसीलिए किसी भी कानून
के बनने की प्रक्रिया में राजनीतिक पार्टियों की बहुत ज़्यादा या प्रत्यक्ष रूप से भूमिका ज़्यादा होती है, ठीक है? उसके बाद क्या हम बात करते हैं सरकार बनाना। जब कोई राजनीतिक पार्टी सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतती है, तो वो सरकार बनाती है। सत्ताधारी पार्टी के लोग ही कार्यपालिका का गठन करती हैं। सरकार चलाने के लिए विभिन्न राजनेताओं को अलग-अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी जाती है। देखो, एक सिंपल से समझते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग या सदस्य या कोई भी अध्यक्ष है, चाहे कोई भी हो, वो अगर चुनाव लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं, तो भैया ये बताओ, संसद में जैसे विधायिका विधायिका कार्यपालिका होती हैं, तो इन पर जो इनके जो सदस्य होते हैं, यही राजनीतिक पार्टियों से जीते हुए जो सदस्य होते हैं, वही यहाँ पर आकर कार्यपालिका का गठन करती हैं। जनमत का निर्माण राजनीतिक पार्टी एक महत्वपूर्ण काम होता है, ठीक है? जो राजनीतिक पार्टी का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण काम होता है जनमत का निर्माण करना। इसके लिए वो विधायिका मीडिया में ज्वलंत मुद्दों को क्या करती है, उठाती है और उन्हें हवा देती है। अब जैसे कि पार्टी के कार्यकर्ताओं पूरे देश में फैलकर अपने मुद्दों से जनता को क्या कराती है, अवगत कराने का काम करती है। पक्ष या विपक्ष की भूमिका बिल्कुल भाई, जो पार्टी सरकार बनाती है पक्ष, और जो पार्टी सरकार नहीं बना पाती वो विपक्ष। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जो पार्टी सरकार में आई, सत्ता में जीती, तो वो पक्ष की हुई, और जो नहीं जीती वो विपक्ष की भूमिका निभाती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। सरकार के नीतियों पर नजर रखना, सरकार क्या काम करती है, उनके कानून कौन से, उनकी नीति कौन सी है, उस पर एकदम नजर जमाए रखती हैं, है ना? उनकी गलतियों को जनता के सामने रखती हैं, ये सारी चीजें होती है, ठीक है? सरकार की गलतियाँ नीतियों को क्या करती है, विरोध करने का काम करती हैं। जैसे आज के टाइम में देखा होगा आपने, राहुल गांधी जो विपक्ष दल के नेता हैं, वो किस प्रकार से जो सत्ताधारी बीजेपी के जो अ, नेता है, जो सरकार के अंग तंत्र है, किसी भी तरीके से उनका क्या करती है, विरोध करती है। तो हमने देखा है ना, किस तरीके से सरकार चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का काम भी करती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है, ठीक है? कोई भी भाई, ऐसा नहीं किसी का नाम नहीं लिखा कि वही पार्टी बना सकता है। तो भारत में चुनाव आयोग में 750 पंजीकृत दल है, ठीक है? किसी भी देश में 3 तरह की पार्टी हो सकती है। एक तो एक दलीय, 2 दलीय और बहुदलीय। 3 तरह की पार्टी हो सकती है। एक दलीय क्या? जहाँ पर एक ही दल की सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। जैसे कि चाइना में हमने देखा होगा, कम्युनिस्ट पार्टी, क्यूबा में भी एक ही दलीय, जहाँ पर एक ही पार्टी होगी। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं भारत में, तो भारत में कैसे कितनी सारी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है ना? तो हमने देखा है कि किस तरीके से भारत में और भी कई सारी पार्टी है, साउथ में भी कुछ पार्टियाँ हैं, पूर्वोत्तर भारत में भी पार्टियाँ हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे भारत में क्या है, बहुदलीय पार्टी है। यहाँ पर बहुत सारे, 1 या 2 नहीं, बहुत ज़्यादा पार्टियाँ हैं। तो चलिए ठीक है, तो 2 दलीय शासन प्रणाली, जहाँ सत्ता आमतौर पर 2 प्रमुख दलों के बीच हस्तांतरित होते रहती है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। बहुदलीय शासन प्रणाली, अनेक दल सत्ता पाने की कोशिश करते हैं भई। सत्ता में आने के लिए दल या फिर या तो अपने दम पर दूसरों के साथ गठबंधन करके सत्ता प्राप्त की जाती है। ठीक है, जब खुद बहुमत हासिल नहीं कर पाती कोई पार्टी, तो दूसरे पार्टी के साथ मिलकर सत्ता में आने का पूरा-पूरा ट्राई करती है, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों? बिना राजनीतिक दल के कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ राजनीतिक दल नहीं है, तो समझो वो लोकतांत्रिक देश ही नहीं है ना? तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल के बिना कोई नहीं चल सकता, बस बात खत्म। अगर दल ना हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या फिर निर्दलीय होंगे, और तब इनमें से कोई बड़ी नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे भी नहीं कर पाएगा, ठीक है? अगर मान के चलो चुनावी, जैसे कि राजनीतिक दल नहीं हुआ, तो कोई भी अपनी मनमानी करेगा और कि कोई पॉलिसी नहीं रहेगा जनता के सामने, ठीक है? तो यहाँ पर अपने मनमानी ढंग से वो सरकार को चलाएगा। सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतंत्र व्यवस्था के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सरकार की नीतियों पर अंकुश, मतलब एक तरह से कंट्रोल करने लगाने के लिए भी ज़रूरी है।
सरकार के समर्थन करने व उस पर अंकुश रखने हेतु भी जरूरी है। ठीक है। जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं, तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों में को समेटने और सरकार की नजर लाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत होती। ठीक है। यहाँ हमें देखेंगे कि राजनीतिक दल की जरूरत थी, बिना उसके तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, सब अपनी मनमानी करेंगे। अब हम बात करते हैं दलीय व्यवस्था में। दलीय व्यवस्था में पता है, एक दलीय हमने पढ़ लिया, दो दलीय पढ़ लिया और बहुदलीय। सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है, वो चीन हो गया, उदाहरण हम देख लिए पीछे भी। सत्ता आमतौर पर दो मुख्य दलों के बीच ही होती है, जैसे कि यूएसए और यूके में। बहुदलीय, जब कोई दल राजनीतिक सत्ता पाने के लिए होड़ लगी रहती है, कंपटीशन बहुत है भाई, यहाँ पर ज्यादा पार्टी है ना, दो या अधिक से पार्टी सत्ता क्या होती है हासिल करने के लिए संभावना रहती है भाई, कोई भी पार्टी जीत सकती है यहाँ पर। उदाहरण के लिए भारत, तो भारत में क्या है, बहुदलीय प्रणाली है। भारत में भी बहुदलीय गठबंधन व्यवस्था है, बिल्कुल। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, भारत में एक राजनीतिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके गठन के समय 13 सदस्य थे। ठीक है, तो एनडीए को कौन कौन करती है, इसका जो नेतृत्व है कौन करती है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी करती है। ठीक है जी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या सप्रसंग सप्रंग, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और यूपीए, भारत में एक राजनीतिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व कौन करती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूपीए का कौन करती है, सम कांग्रेस करती है, और एनडीए का कौन करती है, बीजेपी करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो होते हैं, देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, कोई भी पार्टी है उसको भैया रजिस्टर अगर करना है तो आपको निर्वाचन आयोग जाना पड़ेगा। उन्हें जो चुनाव चिन्ह है वो भी कौन देती है, निर्वाचन आयोग। तो ये बात याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि निर्वाचन आयोग जो है चुनाव चिन्ह भी देती है। आयोग पार्टी को अलग चुनाव चिन्ह देता है, इससे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ये कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रीय पार्टी कौन होती है। तो देखते हैं, जब कोई पार्टी चार राज्य, देखो नेशनल जो पार्टी होती है तो वो कौन होती है पहले देख लेते हैं। हर कोई पार्टी नेशनल पार्टी नहीं होती है, बात आपको पता होना चाहिए। अगर कोई नेशनल पार्टी होती है तो उसके पीछे क्या क्या योग्यता होती है। तो पार्टी जो है वो चार राज्यों के लोकसभा चुनाव में, ठीक है, या फिर विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट जो है मिलना जरूरी है। उसके बाद लोकसभा चुनाव से कम 4 सीटों पर जीत जो है दर्ज करती है, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या क्या रूल है, क्या क्या नियम है, आपने देख लिया, पेपर में आ सकता है, ध्यान से। ठीक है। भारत में 2020 तक भारत में राजनीतिक दलों के 3 समूह हैं। एक तो राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल और गैर मान्य प्राप्त दलों की संख्या के रूप में बांटा गया है। सभी राजनीतिक दल जो स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, उनका भारतीय निर्वाचन आयोग ईआईसी में पंजीकृत होना जरूरी है। तो यहाँ पर बात करते हैं ये जो पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसका गठन हुआ, बहुजन समाज पार्टी उनका 1984 में हुआ। तो ये दोनों डेट याद रख लेना आप। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीपीएम कब बनी है, 1964 में। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी जो पार्टी है ये यही है, 1885 में, मतलब 1885 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी तो ये हुई थी 1999 में। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी ये भी जो है 1998 में बनी है। एक यहाँ पर एक और पार्टी में जोड़ देता हूँ, आम आदमी पार्टी। ठीक है, वो कब बनी थी, तो वो बनी थी 2012 में। ठीक है, 2012 में उसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये बात है।
इसके संस्थापक कौन है? तो अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। और इनको राष्ट्रीय दल की जो मान्यता थी कब प्राप्त थी? तो याद रखना 2023 में, ठीक है। इसको नेशनल पार्टी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। गठबंधन या मोर्चा क्या होता है? किसी बहुदलीय व्यवस्था में जब कोई दल चुनाव लड़ने या फिर जीतने के उद्देश्य से साथ आते हैं तो इसे संगठन को ही गठबंधन या मोर्चा कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब गठबंधन सरकार की बात करें तो बात करना कि जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, ठीक है, चुनाव लड़ा कोई पार्टी या कोई पार्टी जैसे चुनाव लड़ रहा है और उसको स्पष्ट बहुमत मिला, वोट तो मिला, अच्छे से वोट मिला, चुनाव जीते भी है वो, लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो वो जो पार्टी है, दो से अधिक राजनीतिक दल विकास को साझा कर मिलकर वो सरकार चलाती है। इसी को हम कहते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है। जब चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो या दो से अधिक राजनीतिक दल विकास को साझा कार्यक्रम के साथ मिलकर, अब भाई दो पार्टी है, जैसे कोई भी पार्टी ए पार्टी बी, जब दोनों आपस में मिल जाए, बहुमत ना मिलने पर, किसी एक को बहुमत ना मिलने पर तो दोनों मिल जाते हैं, तो ऐसे में गठबंधन सरकार का निर्माण होता है, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन सरकार की भूमिका क्या होती है? बेसिकली यहाँ पर देख लेते हैं। 1989 से लेकर 2014 तक केंद्र में गठबंधन की सरकार रही है। 1989 से 2014 तक केंद्र में किसकी सरकार रही है? गठबंधन की सरकार रही है। गठबंधन की सरकारें के कारण राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दल की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। अब जितने भी हमने देखा है कि राष्ट्रीय दल होते हैं, वो कभी भी रीजनल एरिया के अंदर जो भी पार्टियां होती है उनको अनदेखी नहीं करती है, इग्नोर नहीं करती है, क्योंकि उनकी कब जरूरत पड़ जाए, कब गठबंधन की नौबत पड़ जाए, इसीलिए यहाँ पर ये भी एक्टिव होते हैं। केंद्रीय सरकारों को सभी क्षेत्रों को विकास पर ध्यान देना होगा, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उसके पार्टी का हो, चाहे वो गठबंधन वाली पार्टी का हो, उसको तो भाई आप सबको देना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में हमने देखा है कि जो एनडीए की सरकार है, जिसमें नीतीश नीतीश की जो पार्टी है वो एनडीए वहां पर बीजेपी पार्टी से जुड़ गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो है केंद्र सरकार कोई भी पार्टी अकेले वहां पर नहीं रूल कर सकती है, उसको सभी जितने भी गठबंधन पार्टियां होती है उनके साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने राजनीतिक दल, भाई कितनी पार्टी है, तो कोई देश में ये कोई तय नहीं है, बहुत सारी पार्टियां भाई, ये एक लंबे अंतराल में विकसित होती है, ऐसा नहीं कि आज बना और कल एकदम उजागर हो गया, बहुत समय लगता है। निर्भर करता है कि इस देश के समाज और प्रकृति, समाज की क्या प्रकृति या अन्य सामाजिक और धार्मिक विभाजन तय करती है। निर्भर करता है कि इस देश की राजनीतिक इतिहास या चुनाव प्रणाली पर, इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? क्षेत्रीय दल की। क्षेत्रीय दल कौन होता है? जब कोई दल राज्य विधानसभा में चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। वो राष्ट्रीय पार्टी थी पूरे भारत लेवल पर, और ये जो है राज्य लेवल पर है, ठीक है। राष्ट्रीय दल अभी हमने बताया, अगर कोई दल लोकसभा में चुनाव में, अगर लोकसभा का चुनाव है, कुल वोटों के अथवा या 4 राज्य की विधानसभा लोकसभा में टोटल वोट का कितना 6% वोट अगर हासिल कर लेती है, या फिर लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है, तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। तो एग्जाम में आएगा वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से याद कर लेना। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर होता क्या है। तो देश की सभी संघीय इकाइयों या अधिकांश इकाइयों में ये मौजूद रहती है, ठीक है। यह दल किसी क्षेत्र विशेष में तथा संघ की कुछ इकाइयों में विद्यमान रहती है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर संघ में जो है वो कुछ ही इकाइयां होती है, बाकी ज्यादातर ये जो है विशेष क्षेत्रों पर होती है।
और जो राष्ट्रीय दल होती हैं ये संघीय इकाई या अधिकांश इकाइयों में मौजूद होती हैं। लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट अथवा 4 राज्यों की विधानसभा में कुल वोट का कम से कम 6% वोट हासिल होना जरूरी है। लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर जीत। उसके बाद अगर बात करें क्षेत्रीय राजनीतिक दल में, तो राज्य विधानसभा में कुल मतों का 6% या उससे अधिक वोट हासिल होना चाहिए। किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम 2 सीट तो भैया होना चाहिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल को बनाने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत में आजादी के बाद तक के दल। तो आजादी के बाद की शुरुआत के दिनों को लेकर 1977 में भारत में केंद्र में केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। भाई पहले के टाइम में तो कांग्रेस सरकार ही थी, केंद्र में तो वही पार्टियां थी। आजाद के बाद 1970 तक कांग्रेस पार्टी ही सरकार बनाई थी, देखो इतना लंबे समय तक। फिर क्या हुआ, कुछ बदलाव आया देखने को मिला हमें। 1977 से 1980 के बीच जनता पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, उसके बाद कौन, 1980 से 1989 तक कांग्रेस की सरकार दोबारा बनी। ठीक है, फिर 2 साल के अंतराल के बाद फिर से 1991 से 1996 तक कांग्रेस की ही सरकार बनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर अगले 8 वर्षों तक गठबंधन की सरकार का दौर चल गया, 8 वर्षों तक। उसके बाद 1990 के बाद गठबंधन सरकार का जो दौर था वो चलने लग गया। ठीक है, क्योंकि किसी को स्पष्ट बहुमत मिलती नहीं थी। 2000, क्योंकि देखो 1977 से पहले ना एक ही पार्टी का बोलबाला था कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दूसरी पार्टी आई, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी पार्टियां आ गई, जिससे किसी एक पार्टी को बहुमत लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ठीक है, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की ऐसी सरकार रही जिसमें अन्य पार्टियां क्या थी, गठबंधन थी। उसके बाद 2014 से 18 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, वो अपने दम पर सरकार बना पाई। ठीक है, तो हम देखने को मिलता है हमें, जैसे कि बीजेपी। अब मैं बात करूं भारत में दल, तो भारत में दल 2017 में देश में टोटल 7 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। नवीनतम जानकारी के अनुसार 2019 में देश में 7 राष्ट्रीय दल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर 7 दल जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब मैं बात करूं कांग्रेस की, बात करते हैं तो एक बार देख लेते हैं। तो इसे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत पुरानी पार्टी है, पता है आपको। इसके स्थापना वर्ष याद रख लेना, 1885। ठीक है, भारत की आजादी में इस पार्टी का बहुत ज्यादा रोल था, क्योंकि 1885 में बनी थी। 1885 में भारत की आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीतिक में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। आजादी के बाद 70 वर्षों में 50 से अधिक वर्षों तक इसी पार्टी की सरकार यही है, फिर कह सकते हैं कि बोलबाला रहा इनका। इसलिए रहा क्योंकि उस समय जो लीडर थे काफी अच्छे थे, ये आप कह सकते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उस समय देखने को मिलता है लाल बहादुर शास्त्री साहब, इंदिरा गांधी। और फिर इंदिरा गांधी के बाद धीरे धीरे जो है कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे वो पतन होता चला गया। ठीक है, फिर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी, इस पार्टी की स्थापना कब हुई, 1980 में। याद रखना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इनकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इस पार्टी को भारतीय जनसंघ पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है। इस पार्टी इस पार्टी पहली बार इस पार्टी में यह पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता में आई और 2004 तक शासन किया। उसके बाद यह पार्टी 2014 में सत्ता में आई। उसके बाद 2014 में हम देखते हैं किस प्रकार मोदी की सरकार आई। अब मैं बात करूं बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी की स्थापना काशीराम के नेतृत्व में 1984 में हुई। यह पार्टी बहुजन समाज के लिए सत्ता चाहती थी। बहुजन समाज के लिए, जैसे कि बहुजन समाज में कौन थे, दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। इस पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है और ये उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार भी बना चुकी है। तो हम देखते हैं हर एक पार्टी का ना कोई महत्व होता है। उसके बाद बात करूं मैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम मार्क्सवादी कहते हैं, इस पार्टी की स्थापना कब हुई, 1964 में। इस पार्टी में मुख्य विचारधारा क्या था, कार्ल मार्क्स और लेनिन के सिद्धांत पर थी। हमें पता है जो कम्युनिस्ट पार्टी है, स्टार्टिंग में अगर आपने पढ़ा होगा
रूस में, चीन में, यही सब सारी पार्टी जो है इसी सिद्धांत पर काम कर रही है। इस पार्टी के इस पार्टी को पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में अच्छा समर्थन प्राप्त है। खासकर 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 से गरीबों, मिल मजदूर, किसानों, कृषकों, श्रमिकों और बुद्धिजीवियों के बीच। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में इस पार्टी की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई है और पश्चिम बंगाल की सत्ता इसके हाथ से निकल गई है। तो हमने देखा है भाई, सिंपल सा फंडा यही होता है कि कोई भी पार्टी लंबे समय तक नहीं रह सकती। आपको जनता के सामने कुछ बदलाव की करने की कुछ जरूरत होती है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आता है जब डाउनफॉल होता है किसी भी पार्टी के, या फिर उसकी लोकप्रियता में गिरावट तो आती है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इस पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में। इसकी नीतियां सीपीआई एम से मिलती जुलती है। 1964 में पार्टी के विभाजन के बाद ये कमजोर हो गई। इस पार्टी को केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ठीक ठाक समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी में फूट के परिणाम स्वरूप 1999 में इस पार्टी का जन्म हुआ था। यह पार्टी लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता और समानता, सामाजिक न्याय और संघीय ढांचे की वकालत करती है, ठीक है। यह महाराष्ट्र में काफी शक्तिशाली है और इसको मेघालय, मणिपुर और असम में भी समर्थन प्राप्त है। अब मैं बात करूं तो राजनीति के दलों के समक्ष आखिरकार चुनौतियां, चैलेंजेस क्या क्या आती हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने? तो वंशवाद की चुनौती भैया बिल्कुल पता चले, वही लोग जो हैं, जैसे मान लेते एग्जांपल पे बीजेपी, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, अगर कोई एक ही जो लोग आए उनके फिर बेटा, फिर उनके बेटे, ठीक है। तो एक वंशवाद की चुनौती यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कई सारे लोगों को मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। पारदर्शिता का अभाव रहता है। भाई कोई भी काम करो, ठीक है, कोई भी काम करो पारदर्शिता के रूप में करो। तो ये वाला जो है चैलेंजेस है। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है इसमें, विकल्पहीनता देखने को मिलता है हमें। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, भाई आजकल तो पता ही है आपको, जितने भी क्रिमिनल है वो भी इन पार्टियों को सहारा लेते हैं और चुनाव में आके पूरी तरीके से अपनी मनमानी ढंग से पूरी पूरी गुंडे करते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं भाई। तो ये कुछ चुनौतियां हैं भाई, ये तो थोड़ा दिक्कत है। आज के टाइम में आपको पता ही है ज्यादातर पार्टियों में कौन है? गुंडे लोग तो घुसे हुए हैं। हमारे देश को पूरी तरह से तहस नहस वही लोग कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? भाई साहब, सुधारा कैसे जा सकता है ये सोचो। प्रॉब्लम तो सब गिनाते हैं, चलिए देखते हैं। हाल ही में उठाया गया कदम, दल बदल विरोधी कानून, एक दल से दूसरे दल में जाना, दल बदल, ठीक है। तो शपथ पत्र के माध्यम से अपनी संपत्ति और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की जानकारी अनिवार्य है। तो जरूरी ना भाई, तुम आए हो, तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है, तुम्हारे ऊपर केस कितने हैं, क्रिमिनल केस, तो इसकी भी जानकारी दो। तो कुछ ये सुधार है। संगठित, पहली बात तो भाई ऐसा आपको पता ही है आप लोगों को, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सब कुछ अंदर ही अंदर हो जाता है। संगठक संगठनिक चुनाव कराना और आयकर रिटर्न भरना बहुत जरूरी है। भविष्य के लिए सुझाव क्या क्या है देख लेते हैं। सदस्य को रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए वही सीटें रिजर्व होनी चाहिए। चुनाव का खर्च सरकार उठाए। लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। दल बदल क्या होता है? किसी दल विशेष विधायिका के लिए निर्वाचित होने के बाद अगर कोई दल निर्वाचित हो गई है, उस प्रतिनिधि इस दल को छोड़कर किसी अन्य दल से चले जाने को कहते हैं दल बदल। निर्वाचित होने के बाद, ठीक है, दल बदल, किसी एक दल से दूसरे दल में एंट्री ले लेना, ठीक है। वो फिर उसकी क्या होती है, पहले वाली जो पार्टी की सदस्यता है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। शपथ पत्र क्या होता है? किसी भी अधिकारी को सौंपा गया ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उसके साथ होने की शपथ खाता, ठीक है। राजनीतिक पक्षपात क्या होता है? पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होता है
इसीलिए उसका नज़रिया समाज के उस हिस्से या वर्ग की तरफ ज़्यादा झुका रहता। तो ये भाई राजनीति कभी-कभी पक्षपात भी करती हैं। मान के चलो इस समाज में या किसी भी क्षेत्र में जो होता है वही वर्ग होगा, तो थोड़ा-सा झुकाव भी उन्हीं वर्ग की तरफ होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? धन्यवाद आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? ये ज़रूर बताएँ कमेंट में, ठीक है? धन्यवाद।